बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन ने मोमेंटम को कहा था कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसको रोकना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। अगर एक ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और अगर एक ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है तो उसका मोमेंटम जो है वो कम। अब देखें, मोमेंटम इसका मतलब फिर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, वेलोसिटी है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है स्पीडी मूव कर रहा है तो उसको रोकना मुश्किल है और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव कर रहा है तो उसको रोकना कंपैरेटिवली ईजी है। एक बुलेट है, उसको आप हाथ से दीवार पे मारते हैं तो वो दीवार के साथ टच करके गिर जाती है, लेकिन वही बुलेट जो है अगर गन में रख के फायर की जाती है तो वो दीवार के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है तो उसको बुलेट को रोकना कंपैरेटिवली मुश्किल हो गया। इसी तरह अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस डिफरेंट हैं लेकिन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा, और जिसका मास कम होगा उसको रोकना कंपैरेटिवली इजी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर है, मास पे और वेलोसिटी पे। इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब देखें, बाज़ बच्चे जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। तो बेटे याद रखें, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ना डॉट प्रोडक्ट कहेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, ये सिंपल प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो P जो होता है, P से आमतौर पे इसको शो करते हैं। P जो है वो M और V का प्रोडक्ट है। अब आपको पता है कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी की नेचर तब्दील हो जाती है। अब देखिए कि वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर है, और उसका रिजल्टेंट जो जब मास से उसको मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी की जो नेचर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन याद रखें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही डायरेक्शन जो है वो मोमेंटम की होगी। अब रही बात कि इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, तो डेफिनेटली मास है किलोग्राम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के बराबर होते हैं। अभी हम ये इम्पल्स वाला जो आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह आपस में इक्वल होते हैं। तो ये डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो होती है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होती है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि हम मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ से किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ की एक नई फॉर्म हमारे सामने आती है जो कि ज़्यादा जनरल है एज कम्पेयर टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो वो हम देखना चाहते हैं। तो पहले ये देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स एक्चुअली उसके मोमेंटम के टाइम रेट ऑफ चेंज के बराबर होती है। यानी कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि F जो होता है डेल्टा P ओवर डेल्टा T होता है। यानी कि अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अब इसको प्रूव किस तरह किया जा सकता है? ये बिलफर्ज एक सरफेस है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। याद रखें, फिजिक्स में जब हम ये कहते हैं कि स्मूथ सरफेस है या फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो नो डाउट ये एक आइडियल केस है। एब्सोल्युटली फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। तो यहाँ समझें कि ये बिल्कुल इसकी फ्रिक्शन है ही नहीं। यानी कि ये ब्लॉक जो है
इस सरफेस के ऊपर बगैर फ्रिक्शन के मूव कर रहा है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो थी इस ब्लॉक की वो वी आई के बराबर थी, डायरेक्शन हम सेम रखते हैं। उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है एफ। तो डेफिनेटली जब एम मास के ऊपर फोर्स लगेगी एफ तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई है। अब इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो अब यहाँ डेल्टा वी मीन चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये इतने टाइम में आई है, यानी कि ये फोर्स जो है डेल्टा टी टाइम तक इसके ऊपर एक्ट करती रही है, और उसके नतीजे में इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आई है वो वी आई से वी एफ हो गई है। तो ये तो एक्सेलरेशन जो है उसकी सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन निकाली। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, कहता है कि एफ जो होता है, ए जो होता है वो एफ और एम के बराबर होता है। तो ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, दोनों एज जो हैं उनको हम इक्वेट करते हैं, इनके ये दोनों इक्वेशंस जो हैं उनके मुताबिक हम कह सकते हैं कि एफ ओवर एम जो होता है एफ वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी हो गया। अब m जो है दूसरी तरफ ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। m को वी एफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी आई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोमेंटम इस पॉइंट के ऊपर होगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उसका मास m है और वेलोसिटी वी एफ है। तो ये कह लें कि फाइनल मोमेंटम है, और ये कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर इनिशियली जब फोर्स ने एक्ट करना शुरू किया था तो उस वक्त इसका मोमेंटम जो है वो एम वी आई के बराबर होगा। तो पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी। तो ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो इसका मतलब ये चेंज इन मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो एफ के बराबर होगा। तो ये जो रिलेशन है ये ज़्यादा जनरल है एज कंपेयर टू द रिलेशन ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम या एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए सिंपल फॉर्म में जो न्यूटन्स लॉ की है वो हम कहते हैं कि एफ जो है वो एम ए के इक्वल होता है, यानी कि एम कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ सिर्फ वेलोसिटी में चेंज अगर आती है तो फोर्स की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो मोमेंटम जो है क्योंकि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, मास का और वेलोसिटी का, तो इसमें अगर मास तब्दील होता है तो भी फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसका मास कांस्टेंट नहीं रहता उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि यहाँ कांस्टेंट मास वाली बॉडीज जो हैं उनके ऊपर ही फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है या मास में चेंज है या दोनों में चेंज है, तो उन दोनों चेंजेस की वजह से जो फोर्स लगती है, यानी कि फोर्स की वैल्यू जो है वेरिएबल मास वाली बॉडी के ऊपर फोर्स की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। इस फॉर्म को न्यूटन लॉ की इस फॉर्म को इस्तेमाल करके हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ना, रॉकेट मोशन है तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का फ्यूल जो है वो बर्न होके रॉकेट की मेन बॉडी से अलहदा हो जाता है। इसका मतलब जो रॉकेट इस सेल्फ है उसका मास जो है वेरी हो रहा है, तो उस पर आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मास यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ मास जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है ज़्यादा जनरल है एज कम्पेयर टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इस इक्वेशन की मदद से हम फोर्स की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो ये आपकी किताब से मैंने एग्जांपल ली है कि ये एक फुटबॉल है, आप फुटबॉल को हिट करते हैं और फिर उतने ही फोर्स से या उतने मोमेंटम से
आप एक पत्थर को हिट करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप फुटबॉल पे हिट करते हैं तो आपको किसी किस्म की पेन या इंजरी का खतरा नहीं होता। लेकिन अगर आप हिट करते हैं पत्थर को तो आपको चोट लगती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है कि ये देखें, जब फुटबॉल जो है उसको आप हिट करते हैं तो फुटबॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है। जब आप हिट करेंगे तो आपका पाँव यही नहीं रुकेगा बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा धंस जाएगा, ये फुटबॉल जो है डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मोमेंटम में चेंज आई है, लेकिन आपको टाइम, यानी कि इस मोमेंटम में जो चेंज आई है, आपके पाँव के मोमेंटम में जो चेंज आई है उसको डेल्टा टी टाइम लगा है। तो हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। उसके मुकाबले में आपने जब हिट किया है पत्थर को तो आपका पत्थर जो है नो डाउट वो भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसमें बहुत ही कम उसकी चेंज आती है, उसकी क्या कहते हैं कि शेप के अंदर, तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वो रिजिड है। तो जब आप इसको हिट करते हैं इसका मतलब आपका पाँव उसी वक्त रुक जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू कम, मोमेंटम में चेंज सेम आई है। तो जब डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपके पाँव में ज़ख्म हो सकता है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपको पेन हो सकती। तो इसी तरह कई एग्जांपल दी जा सकती कि एक जो है हाई जंपर जो है, जब वो जंप करता है तो उसके आगे ये कुशन रख दिया जाता है या नीचे से जो मट्टी है उसको बारीक कर दिया जाता है या रेत वगैरह डाल दी जाती है। तो डेफिनेटली जब वो गिरता है तो उसको चोट बड़ी कम लगती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो हार्ड फर्श के ऊपर गिरे तो क्या होगा, उसको चोट अच्छी खासी लगेगी। तो उसकी भी यही रीज़न होती है कि आदमी जो है रेत के अंदर या कुशन के अंदर धंस जाता है, तो उसको रिटार्डेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है पहले वो कुशन को या रेत को टच करती है और फिर उसके अंदर धंसती जाती है। तो ये ड्यूरेशन जो है वो बन जाता है, उसके मोमेंटम में चेंज होने के लिए उसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो यही आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हेलमेट वगैरह जब आप पहनते हैं मोटरसाइकिल पे तो खुदा ना खास्ता अगर चोट लगती तो क्या होता है, हेलमेट के अंदर एक पैड होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। तो खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका सर जो है वो रोड के ऊपर लगता है, तो हेलमेट जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका सर जो है वो ज़ख्मी होने से बच जाता है। तो और कई एग्जांपल दी जा सकती हैं। बहरहाल मेरा ख्याल बात समझ आ गई होगी कि हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए दिलचस्पी की होगी, वो आप देखते भी होंगे कि जब क्रिकेटर जो है वो बॉल एक फास्ट आ रही है उसको रोकता है तो क्या करता है, वो पहले अपना हाथ जो आगे ले जाता है और फिर बॉल को पकड़ के अपने हाथ पीछे ले जाता है, ये ऐसे। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो टाइम प्रोलॉन्ग कर रहा है। मोमेंटम उतना ही है बॉल का, अगर वो यहीं हार्डली उसको रोके तो अच्छी खासी चोट लगती है, लेकिन वो क्या करता है, बाल को अपने हाथ जो है उसके साथ मूव करवाता है थोड़ी देर के लिए और बाल को रोकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा टी वो इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। अब इसमें दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक वेरिएबल लार्जर फोर्स जो है वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती। फॉर एग्जांपल दो बॉल्स का कोलाइजन ले लें, या जिस तरह आपकी किताब में एग्जांपल दी हुई है कि एक बैटर जो है यानी कि बैट्समैन जो हिट करता है बॉल को, तो बैट और बॉल का जो कॉन्टैक्ट होता है वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है और बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाता है बैट वो भी वेरिएबल होती है। तो हम क्या करते हैं, ये फोर्स और टाइम जो है इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली ये भी वही एग्जांपल है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर को प्रोडक्ट करते हैं तो ये इम्पल्स आ जाता है। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है कि आपकी किताब में यहाँ क्रॉस डाला हुआ है,
तो मेरे लिहाज से ये क्रॉस नहीं डालना चाहिए, बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये सिंपल रखें एफ डेल्टा टी, ये इम्पल्स के बराबर होगा। अच्छा, ये जो फोर्स हम लेते हैं ये बेसिकली एवरेज फोर्स लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स मैंने जिस तरह पहले बताया कि वेरिएबल है, लेकिन ये आई जो होता है एवरेज फोर्स और डेल्टा टी का प्रोडक्ट होता है। तो अब देखें कि आई जो है फोर्स और डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है इम्पल्स। तो इसको किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है? हमने अभी पढ़ा कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू निकालें तो ये एफ डेल्टा टी आ जाएगा। अब एफ डेल्टा टी तो आई के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा पी जो होता है वो आई के इक्वल होता है, या इम्पल्स कह सकते हैं कि ये मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। तो मोमेंटम का चेंज जो है किसी भी बॉडी का वो आराम से आसानी से निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इम्पल्स जो है हम चेंज इन मोमेंटम के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात इसके यूनिट क्या होंगे, तो आई के ऐसे यूनिट जो है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, फोर्स के न्यूटन, टाइम के सेकंड, तो न्यूटन सेकंड होंगे। तो न्यूटन सेकंड जो है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर ही होंगे। क्यों? ये देखिए यहाँ मोमेंटम है, यहाँ इम्पल्स है, तो जब ये दो क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल हैं इसका मतलब इसके यूनिट और इसके यूनिट आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं बाकी बराबर है। ये देखिए न्यूटन सेकंड, न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एफ इज इक्वल टू एम ए के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास के किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के इक्वल हो गया। तो जहाँ न्यूटन लिखा हुआ है वहाँ हम लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड स्क्वायर से वो कैंसिल कर देगा, तो बाकी आपके पास बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अल्लाह हाफिज़।